हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम बिजनेस स्टडी को इंग्लिश मीडियम में पूरी कर चुके हैं, मतलब कि इंग्लिश वर्जन में। जब मेरा जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में है, वो आपके सामने इंग्लिश मीडियम में 12th क्लास का पूरा आ चुका है। तो मेरी पूरी सारी वीडियो 12th बिजनेस स्टडी इंग्लिश कंटेंट के साथ मैं फुल बना चुका हूँ। फुल सिलेबस मेरा अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर देखोगे तो आपको उसके अंदर वो सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ अकाउंटेंसी की भी वीडियो का लिंक उसमें आपको मिल जाएगा। बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम के लिए मैंने जो सेकंड बुक है हमारी, उसको मैं कर चुका हूँ। अब जो मैंने स्टार्ट किया है वो फर्स्ट बुक करी है, क्योंकि फर्स्ट बुक की काफ़ी स्टूडेंट्स ने और कुछ टीचर्स ने भी मुझे बोला था, तो मैंने फर्स्ट बुक के पे आज से वीडियो स्टार्ट की है। तो पहला चैप्टर हमारा जो फर्स्ट बुक है वो बनता है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मेरा नाम प्रदीप खोकर है, लेक्चरर कॉमर्स हूँ मैं, और मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास वीडियो समय पर पहुँचती रहे और हम अपने 95% के टारगेट को अचीव आसानी से कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। प्रबंध की प्रकृति और महत्व, ये चैप्टर हमें क्या बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम भी 7 से 8 और इवन 10 नंबर का भी आ सकता है, पर 7 नंबर का तो कम से कम है ही। तो शुरुआत में हमें यही समझना है कि प्रबंध क्या है, तो वो अवधारणा क्या है, मेन चीज ये है। तो प्रबंध संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम के संसाधनों का कुशलता और प्रभावी ढंग से, तो ये दो शब्द आपको बार बार मिलेंगे, कुशलता और प्रभावी ढंग, इनको आपको ढंग से समझना है। आगे वीडियो में मैं समझा दूंगा आपको। तो कुशलता और प्रभावी ढंग से नियोजन करना, संगठन करना, अभिप्रेरणा देना, नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया को ही हम प्रबंध कहते हैं। वैकल्पिक रूप में प्रबंध को प्रबंधकों की भूमिका, प्रणालियों का पारस्परिक कार्य व इन सभी पद्धतियों के मिश्रण के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। मतलब कि प्रबंधकों की, मतलब कि मैनेजर की जो रोल होता है, जितने वो काम होते हैं, वो उन कामों को कैसे पूरा करवाता है, किन पद्धतियों को, किन जो मेथड्स हैं उनको वो यूज करता है, और उन सभी के जो मिश्रण को हम जो है क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। सो दैट जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। तो प्रबंध लोगों के प्रयत्नों को, मतलब कि जो भी लोग काम करते हैं, और समान उद्देश्य, मतलब कि सबका उद्देश्य एक ही होता है। क्योंकि जब हम किसी संगठन में काम करते हैं तो हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वहां पे संगठन हमें पैसे नहीं दे रहा, संगठन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे पैसे दे रहा है। तो समान उद्देश्य का मतलब संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है। तो ये वो हमें दिशा दिखाता है जिसके थ्रू हम संगठन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके अपने प्रयत्नों के द्वारा। प्रबंध उद्देश्य को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा करने की एक प्रक्रिया है। प्रभावी ढंग से, अच्छे प्रभाव का मतलब होता है सही समय पर, दक्षता का मतलब जो मेरे अंदर सबसे अच्छी योग्यता है उसका प्रयोग कर जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करने की हम जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। इन सब जगह आपको प्रबंध ही समझाया जा रहा है। तो प्रबंध की अवधारणा अगर हम ये पॉइंट पढ़ें तो इनके बेस पर हमें पता चलता है कि उसके 3 पक्ष हैं। तो पक्ष क्या क्या है? तो सबसे पहले देखो, आपको बार बार प्रक्रिया वर्ड मिल रहा है, तो प्रोसेस है एक तो प्रबंध। फिर आप बार बार देख रहे हो कुशलता और प्रभावी ढंग, तो प्रभावी ढंग एक पक्ष है, और एक पूर्ण क्षमता जिसको हमने कुशलता भी कहा है। तो ये 3 पक्ष हैं, इन 3 पक्षों को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम तीनों पक्षों को ही समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रक्रिया था। तो प्रक्रिया से अभिप्राय प्राथमिक कार्य एवं क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा करने के लिए करता है। तो वो सारे काम जो हम प्रबंध में करते हैं वो उसके कार्य हैं, वो ही प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया जो शुरू होती है वो नियोजन से शुरू होती है, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन और फिर नियंत्रण। एक एक चैप्टर है इन सब पर, तो आगे इनको हम चैप्टर वाइज समझेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम प्रबंध कहते हैं। तो प्रक्रिया इसलिए बहुत जरूरी है, प्रोसेस का मतलब है ये सारे शब्द, ये सारे स्टेप जिनको हम पूरा करते हैं।
फिर वर्ड आया प्रभावी। प्रभावी प्रबंध का संबंध सही कार्य को करने और क्रियाओं को पूरा करने और उद्देश्य को प्राप्त करने से है। मतलब कि हम सही काम करें, जो काम हमें दिया गया उसको हम पूरा करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें एक निश्चित समय में। तो एक समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे तो समय की सबसे इंपॉर्टेंस है। जब हम प्रभावी की बात करें तो हम समय पर कार्य को पूरा कर रहे हैं, इसको कहा जाता है। तो इसमें जो अंतिम परिणाम होता है उसको प्राप्त करना होता है एक निश्चित समय में, उसको हम कहते हैं प्रभावी। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि 5 दिन में मुझे 100 यूनिट उसको बनाकर देनी है, तो मेरा सारा फोकस किस पर है कि 5 दिन में वो 100 यूनिट बन जाएं। एक तो काम पूरा करना है, उसी से हमारा उद्देश्य प्राप्त होगा। 5 दिन बहुत जरूरी है, तो प्रभावी में समय की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये आपको समझना है। फिर वर्ड आता है कुशलता। तो कुशलता का अर्थ होता है सही ढंग से काम करना, काम इसमें भी सही ढंग से ही करना है, पर न्यूनतम लागत पर काम करना। तो यहाँ कुशलता के अंदर न्यूनतम लागत, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। यहाँ लागत को सबसे कम, मतलब कि किसी भी प्रकार की बर्बादी ना हो, वेस्टेज किसी की भी ना हो, ना श्रम की हो ना ही माल की हो। तो कुशलता में लागत को न्यूनतम करने पर फोकस होता है, प्रभावी में समय पर पूरा करने पर होता है। ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई जो 5 दिन में मुझे काम दिया तो मुझे 5 दिन में पूरा करना है। तो न्यूनतम लागत कहती है कि कम से कम में करो। कम से कम करने में अगर मुझे 6 दिन लग गए तो वो ऑर्डर मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि कुशल होकर ही काम चला लूंगा, मुझे कुशल होना भी जरूरी है, प्रभावी होना भी जरूरी है। अब प्रबंध की कुछ परिभाषाएं देख लें, फिर हम दोबारा से कुशलता और प्रभावपूर्णता पर आएंगे। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिससे लोगों के समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त किया जा सके। न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जाए, लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, ऐसा वातावरण तैयार करना है और उसको बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, उसी को हम प्रबंध कहते हैं। एरलेट, कुंटज और हिंज विरिक ने ये बात कही थी, प्रबंध की डेफिनेशन दी थी। एक दी है रॉबर्ट एल ट्रेवली एम जेनी न्यूपोर्ट ने, वो कहते हैं कि प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि ये संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन नियंत्रण की प्रक्रिया है, वही प्राथमिक कार्य है, उन्हीं की एक प्रक्रिया है जिससे हम उद्देश्यों को प्रभावी व कुशलता, दोनों चीजें ये बहुत जरूरी है, पूरा करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों में समन्वय लाने की कोशिश करते हैं प्रबंध के द्वारा। फिर आती है क्रीटनर की, वो कहते हैं कि प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण, क्योंकि चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है, कितना मर्जी नियोजन कर लो आपके आसपास का वातावरण चेंज होगा। तो आज के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम से काम करने की प्रक्रिया है। तो वही समय पर काम हो, कुशलता हो, ठीक है। और देखो कुशलता और प्रभावपूर्ण, ये दोनों एक साथ मिलेंगे आपको। संगठन के उद्देश्यों को कुशलता पूर्वक भी पूरा करना है, मतलब कि कम लागत पर, जब लागत कम होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो आप जानते हो कि हमारा जो उद्देश्य होता है संगठन का, वो जो लाभ को मैक्सिमम करना होता है। तो दूसरों के साथ मिलकर काम करना है और उनसे काम कराने की एक प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रबंध। तो मेरे हिसाब से आप प्रबंध का अर्थ, अवधारणा समझ गए होंगे। अब जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 3 नंबर में बहुत पूछा जाता है, प्रभावपूर्णता और कुशलता, ये 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है, तो दैट आप 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको पेपर में अटेम्प्ट कर सके। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, फिर भी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। प्रबंध के लिए प्रभावी और क्षमतावान, मतलब कुशलतावान, दोनों होना महत्वपूर्ण है। तो मुझे समय पर भी काम पूरा करना है और लागत को भी न्यूनतम करना है। इन दोनों के बीच ऐसा तालमेल बैठाना है सो दैट लक्ष्य भी प्राप्त हो और मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो सके। तो प्रभावपूर्णता और कौशल या कुशलता दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हमें दोनों को एक साथ लेके चलना है, सिक्के में से दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो संगठन में से इन दोनों को ही अलग हम नहीं कर सकते, दोनों को हम मिक्सचर बनाकर, बैलेंस स्थापित कर हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। तो ये टेबल आपको इन दोनों में डिफरेंस बता रही है, पर ये बात आपको याद रखना है कि दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा किसी भी संगठन को।
सबसे पहले अर्थ, तो आपको पता है कि प्रभाव पूर्णता का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित उद्देश्य को समय पर प्राप्त करना। टाइम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ सारा जो स्ट्रेस है वो किस पर है, समय पर। कुशलता का अर्थ होता है दिए गए कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर पूरा करना, तो न्यूनतम लागत पर स्ट्रेस है, ये दोनों का अर्थ है। उद्देश्य क्या है, यहाँ समय पर उद्देश्य को प्राप्त करना उद्देश्य होता है, और यहाँ पर न्यूनतम बर्बादी, वेस्टेज कम से कम हो। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर वेस्टेज को कम करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि लागत कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। केंद्र बिंदु किस पर है, काम को पूरा करना, काम को समय पर पूरा करना, ठीक है। तो यहाँ पर समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काम को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। और यहाँ साधनों का या संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, उनको मिनिमम वेस्ट करना, सो दैट जो उद्देश्य है उनको पूरा किया जा सके। आगे चलते हैं, तो आगे विशेषताएं आती हैं कि प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं कि ये एक सर्वव्यापी क्रिया है, छोटे से छोटे व्यवसाय पर, बड़े से बड़े व्यवसाय पर, सब पर लागू होती है, सब ही प्रबंध करते हैं। तो छोटा व्यवसाय हो, बड़ा व्यवसाय हो, कपड़े का उद्योग हो, किराने की दुकान हो, मेडिकल का स्टोर हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी देश में हो, तो यहाँ पर देश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वव्यापी का मतलब पूरे वर्ल्ड पर लागू होती है, हर जगह। आप देखो कोई भी काम अगर आप करते हो और अच्छे ढंग से पूरा करना चाहते हो तो आपको प्रबंध करना ही पड़ेगा। तो इवन आपके जीवन पर भी प्रबंध लागू होता है, तो इसीलिए इसको सर्वव्यापी क्रिया कहा गया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन जब तक है या संगठन जब तक है हमें प्रबंध करना ही पड़ेगा, कभी नहीं रुकता। एक साइकिल जरूर पूरी हो जाती है उन कार्यों के साथ, पर नेक्स्ट साइकिल फिर शुरू हो जाती है जैसे ही पुरानी साइकिल पूरी होगी। तो आपको हमेशा करना है, प्रबंध कभी नहीं रुकेगा, जब तक आपका बिजनेस जीवित है आपको वो काम करना पड़ेगा। जीवन की बात करें तो जब तक हम जीवित हैं हमें प्रबंध करना ही पड़ेगा। उद्देश्य मूलक है, मतलब आपको पता ही है, एक टारगेट हमारे सामने होता है, उस टारगेट को हमें प्राप्त करना है, तो उद्देश्य मूलक तो अपने आप ही है, ठीक है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रबंध करते हैं। उद्देश्य जैसे ही प्राप्त होगा, नया उद्देश्य सेट हो जाएगा, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो एक उद्देश्य मूलक क्रिया है। सामूहिक क्रिया, आपने पढ़ा है कि जो प्रक्रिया है प्रबंध की, उसको लोगों के साथ मिलकर या लोगों से काम कराने की क्रिया को का ही प्रबंध कहा गया है। तो मिलकर काम होता है, कभी एक व्यक्ति अकेला नहीं करता, समूह करता है, और समूह मिलकर एक दिशा में जब जाता है तो वो उन उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो दिशा सबकी एक होती है, सामूहिक क्रिया है। नेक्स्ट आता है गतिशील है, कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, ठीक है। तो कभी भी ठहराव नहीं आएगा, तो एक जो है गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा क्रिया में रहता है, कुछ ना कुछ काम इसमें चलता रहेगा, एक काम खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, तो हमेशा चलता रहता है, परिवर्तन आते रहते हैं, परिवर्तन को अनुसार हमें अपने आप को ढालना होता है। तो निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। बहुआयामी है, तो प्रबंध सिर्फ एक चीज का नहीं होता, इसके कई सारे आयाम है। कौन कौन से आयाम है, हम कार्य का प्रबंध करते हैं कि कैसे काम को करना है, क्या क्या कार्य हैं, मुझे वो कैसे पूरे करने हैं, कौन किसको पूरा करेगा, तो वहाँ हम कार्य का प्रबंध करते हैं। फिर कौन में जब कौन आता है तो लोगों का प्रबंध करना है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके थ्रू हम अपने उस कार्य को पूरा कराएंगे, तो लोगों का प्रबंध करना, सही व्यक्ति को सही कार्य देना, उसकी जो योग्यता है उसका सर्वोत्तम उपयोग करना, ये भी हम इसमें करते हैं, तो लोगों का भी प्रबंध होता है। साथ ही साथ जब हम कार्य करते हैं तो उस परिचालन का भी प्रबंध किया जाता है कि काम कैसे पूरा किया जाएगा। तो प्रबंध बहुआयामी है और उसके 3 आयाम है, कार्य को पूरा करना या कार्य का प्रबंध करना, लोगों का प्रबंध करना और परिचालन का प्रबंध करना। नेक्स्ट और लास्ट जो विशेषता है वो ये है जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि मेरी सारी जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है एनसीईआरटी के सपोर्टिंग मटेरियल पर, मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि इसी के बेस पर पेपर बनता है, मैं उसी को बेस बनाकर काम करता हूँ। अदृश्य शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता। अकाउंट्स आप पढ़ते हो तो गुडविल जो है क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो आप ये तो देख सकते हो कि एक संस्था ने, एक संगठन ने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए, पर उसके लिए कितनी एनर्जी लगी, किसने कैसे काम किया, उसका प्रबंध किसने किया, वो नहीं दिखेगा आपको। तो प्रबंध दिखता नहीं है, प्रबंध को सिर्फ महसूस किया जाता है।
जो आपका सामने रिजल्ट आता है उसके बेस पर। तो एक अदृश्य शक्ति है जिसको सिर्फ महसूस कर पाओगे, ठीक है, देखा और छुआ नहीं जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रबंध के उद्देश्य। तो उद्देश्य, 3 उद्देश्य हैं मेन, अगर आपसे कोई पूछे। संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति उद्देश्य बनते हैं एक व्यवसाय के। व्यक्तिगत उद्देश्य जो होते हैं ये कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं ये व्यक्तिगत उद्देश्य उससे संबंधित है, क्योंकि आपको उनसे ही काम कराना है, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो इस पूंजी का आपको ध्यान रखना होता है, इसलिए व्यक्तिगत उद्देश्य को भी पूरा करना पड़ता है। आगे एक एक करके हम 3 स्लाइड में इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले संगठनात्मक उद्देश्य, संगठन क्यों बना है, मतलब कि उस बिजनेस का क्या उद्देश्य है। तो संगठनात्मक उद्देश्य वो है, तो किसी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव व भौतिक संसाधनों का अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग करना है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उनका उपयोग करना है। किनको, मानव संसाधन जो हैं और भौतिक संसाधन, मतलब कि मशीनरी, रॉ मटेरियल, इन सबको। तो वो भौतिक होते हैं जिनको देखा और छुआ जा सकता है, और मानव वो व्यक्ति हैं जो उस काम को करने में हमारी मदद करेंगे। जिसका तात्पर्य यह है कि व्यवसाय के जो आर्थिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करना ही संगठन के उद्देश्य कहलाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं आर्थिक उद्देश्य। तो जब कभी व्यवसाय शुरू किया जाता है तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरा व्यवसाय जीवित रह पाए। जीवित रहने का मतलब है कि आधारभूत उद्देश्य यही होता है कि मैं अपने अस्तित्व को बनाए रखूं, मैं अपनी एग्जिस्टेंस को मार्केट में जीवित रख सकूं। तो इसको कैसे जीवित रख सकता हूं कि जितने पैसे खर्च कर रहा हूं कम से कम उतना तो मिले। तो यहाँ पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करते हैं, उसको कहा जाता है जीवित रखना। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की जो पॉलिसी होती है, शुरुआत हम उससे करते हैं, उसको हम सर्वाइवल कहते हैं। तो शुरू में हम जीवित रहने की कोशिश करते हैं। जब हम जीवित रहने लगे, मतलब कि हम अपनी लागतों को कवर कर पाएं, तो फिर हम प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा उद्देश्य जो आ जाता है आर्थिक, वो लाभ है। तो जब हमने जीवित रहना सीख लिया तो अब हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए हमें लाभ कमाना होगा। तो हम व्यवसाय को जीवित रहने तक सीमित नहीं रख सकते। प्रबंध यह सुनिश्चित करता है कि संगठन लाभ कमाए, ठीक है। तो प्रबंध का कार्य यही है कि, क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूनतम लागत पर मैक्सिमम लाभ कमाना, तो संगठन को लाभ कमाने के लिए अब आगे बढ़ना होता है। दैट्स मीन्स हम लागत से ज्यादा कमाए, जोखिम जो हमने लिया है उसको हम उससे पैसे कमा सके। तो नेक्स्ट हमारा लाभ है। तो जब प्रबंध की मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ कमाना कोई कंपनी शुरू कर देती है तो फिर वो उससे आगे देखती है, उससे आगे हमारी ग्रोथ होती है, जिसको हम बढ़ोतरी कहते हैं। अब हम व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं। तो अगर हमें दीर्घ अवधि में अपनी संभावनाओं में वृद्धि करनी है तो व्यवसाय के विकास की तरफ सोचना है। विकास का मतलब है कि हम अपनी सेल बढ़ाएं, हम अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेल बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कर्मचारियों की संख्या पर भी वृद्धि देखना है। उत्पादों को बढ़ाएं, जितने उत्पाद बना रहे हैं उससे ज्यादा बनाना शुरू करें, नया उत्पाद शुरू करें। पूंजी में निवेश करें, मतलब कि मशीन वगैरह खरीदे, टेक्नोलॉजी खरीदे, सो दैट हम एडवांस वर्जन के साथ काम कर सके। तो इस सब को हम क्या कहते हैं, बढ़ोतरी, ठीक है। तो एक व्यवसाय आर्थिक उद्देश्य में 3 काम करता है। पहले जीवित रहना सीखता है, जब जीवित रहना सीख लेता है तो लाभ कमाना, जब लाभ कमाना भी अच्छा कर लेता है तो वह बढ़ोतरी की तरफ चलता है। ये संगठनात्मक उद्देश्य है। अब हमारे सामाजिक उद्देश्य होते हैं, क्योंकि समाज में हम रहते हैं, समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, समाज के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व हैं, उनको हमें पूरा करना होता है। जीवन में अगर व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना ही पड़ेगा। संगठन चाहे कितना ही व्यावसायिक हो जाए या गैर व्यावसायिक हो जाए, तो किसी भी प्रकार का संगठन हो, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे वो गैर व्यावसायिक हो, समाज का एक अंग होता है। तो उसके सामाजिक दायित्व बनते हैं जिसको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। उदाहरण है उनके कि क्या सामाजिक दायित्व है हमारे, कि पर्यावरण भिन्न पद्धति को अपनाना, एक ऐसी पद्धति अपनाएं, ऐसी पॉलिसी अपनाएं जिससे पर्यावरण ना फैले, पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये मेरा सामाजिक उत्तरदायित्व है। कर्मचारियों के लिए विद्यालय खोलना, शिशु गृह खोलना, वही छोटी लेडीज हैं उनके, जो छोटी लेडीज का मतलब छोटे बच्चे हैं लेडीज के, वो कहाँ रहें। तो जब हमें लेडीज से, जब महिलाओं से काम कराना है तो उनके लिए हमें जो क्रैचे होते हैं जिनको हम कहते हैं वो खोलना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी सुविधाएं देना एक सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं जो उनको निभाना होता है, ये उनके नैतिक दायित्व भी होता है।
तो सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना भी एक संगठन का उद्देश्य होता है। अब आता है व्यक्तिगत उद्देश्य, वो कर्मचारियों से संबंधित है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये उद्देश्य हमारे एम्प्लॉई से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो संगठन उन लोगों के साथ मिलकर बनता है जो जिनसे उनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव, उद्देश्य अलग अलग होता है। तो लोग बहुत सारे होते हैं जिनका कैरेक्टर अलग है, उनका बेस अलग है, पृष्ठभूमि अलग है, उनका सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, सबके उद्देश्य कंपनी में काम करने के अलग अलग हैं। तो हम उन्हें उन सबकी आशाओं को पूरा करना है संगठन के उद्देश्यों के साथ। ये आपको याद रखना है कि ऊपर किसको रखना है, संगठन के उद्देश्यों को, पर उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों पर भी ध्यान देना है। तो प्रबंध को संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिलान करना आवश्यक होता है कि संगठन के उद्देश्य तो प्राप्त हो ही हो, पर उसके साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्य भी हम पूरे कर सकें। तो वो व्यक्तिगत उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं कि एक उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाए, जिसके लायक है वो दी जाए, अन्य लाभ दिए जाएं जैसे वित्तीय आवश्यकताओं से लेकर साथियों के द्वारा मान्यता, उनको रिकॉग्निशन मिले, सामाजिक आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें, उनके कैरियर में आगे बढ़ोतरी के अवसर हो, विकास वो अपना कर सकें। ये सब भी संगठन के ही उत्तरदायित्व हैं। उनको ये फील कराना कि आप इस संगठन के बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य हो, आपके बिना ये संगठन अधूरा है। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं जो संगठन को पूरे करने होते हैं। 3 प्रकार के उद्देश्य थे, 3 आपको बता दिए। अब हम आते हैं महत्व। संगठन का महत्व क्या है, प्रबंध का महत्व क्या है। तो प्रबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। आपको अभी दिखाया, बिल्कुल है। यहाँ से व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूरे होते हैं, संगठन के उद्देश्य भी पूरे होते हैं। तो इसलिए प्रबंध समूह के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करता है। फिर है कि कार्य क्षमता बढ़ाता है। आप जब उनको जो व्यक्ति जिसके लायक है, जब उसको आप वो काम दोगे, उसकी योग्यता का पूरा उपयोग करोगे, उसको इस तरीके से मोटिवेट करोगे, अभिप्रेरित करोगे कि वो अपना सर्वोत्तम दे सके कंपनी को, संगठन को, तो उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। उचित व्यक्ति को उचित समय पे उचित कार्य देने से कार्य क्षमता बढ़ती है। एक गतिशील संगठन बनाने की रचना करता है, बढ़ता रहे, निरंतर चलने की प्रक्रिया रहे, आगे उसका विकास होता रहे, तो उसको गति प्रदान करता है प्रबंध किसी भी संगठन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत उद्देश्य हमने पढ़ ही लिए कि व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्ति में भी सहायक है। और लास्ट, समाज के विकास के लिए आपने पढ़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो समाज के विकास में भी अपना योगदान विभिन्न तरीकों से देता है, चाहे वो पर्यावरण को सुरक्षित करके हो, चाहे रोजगार प्रदान करके हो, शायद वंचित वर्गों को रोजगार देना हो। तो जिस भी प्रकार से प्रबंध समाज के विकास में भी अपना योगदान देता है, उच्चतम टेक्नोलॉजी की वस्तुएं समाज को देता है। तो प्रबंध बहुत तरीके से जब अच्छे ढंग से हम काम करेंगे तो वो समाज के विकास में भी हमारी सहायता करेगा। तो ये महत्व था, तो ये समन्वय था। इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है हिंदी मीडियम में वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रबंध के सिद्धांत पर काम करेंगे। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए, सो दैट मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकें और हम 95% के अपने टारगेट को अचीव कर सकें। थैंक यू।